तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चंद्रमुखी 2 मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है राधिका की फैमिली से। राधिका की फैमिली एक बहुत ही धनवान फैमिली है। उसकी फैमिली में किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हाल ही में उसके घर पर कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिस वजह से उनके घर पर संकट मंडरा रहे हैं। और राधिका को ये सब कुछ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने भाई से कहलवा कर एक पुजारी जी को अपने घर पर बुला लेती है। जिसके बाद इनके घर पर पुजारी जी आते हैं। पुजारी जी इस घर को देखकर बताते हैं कि तुम्हारे घर पर बहुत सारी विपत्ति आई है। तो राधिका यहाँ पर सबसे पहले पुजारी जी को अपनी फैमिली के बारे में बताती है। सबसे पहले वो अपनी छोटी बेटी दिव्या के बारे में बताती है, जिसका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ है और अब वो चल फिर नहीं सकती, इसलिए वो व्हील चेयर पर है। और कुछ सालों पहले मेरी बड़ी बेटी का भी एक्सीडेंट हुआ था, और उसने हमारे मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली थी। तो कुछ साल पहले एक फ्लाइट क्रैश में उसकी और उसकी पति की जान चली गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो संकट फिर से वापस आया है, क्योंकि हमारी जो फैमिली की फैक्ट्री है उसमें आग लग चुकी है और उसमें 10 लोग मारे जा चुके हैं, और अब हमारी फैमिली में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हादसे पर हादसे हुए जा रहे हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये हादसे क्यों हो रहे हैं। जिस पर कि पुजारी जी उन्हें बताते हैं कि आपके परिवार से आपकी परिवार की कुल देवी रूठी हुई है, तो जिस गांव में भी आपकी कुल देवी है वहां आपको जाना होगा और दुर्गा अष्टमी के दिन एक पूजा करवा कर उन्हें मनाना होगा, तभी ये सब कुछ ठीक हो सकता है। और जब ये पूजा होगी तो आपके पूरे परिवार को वहां पर मौजूद होना बहुत जरूरी है, और वो 2 बच्चे भी जो कि आपकी बड़ी बेटी के हैं। लेकिन राधिका बताती है कि उनसे हमारा कोई भी नाता नहीं है, और उन्हें हमने कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन पुजारी जी कहते हैं कि उन दोनों का भी वहां पर होना बहुत जरूरी है। दरअसल में वो दोनों बच्चे एक एडवोकेट के पास है, और उस एडवोकेट का एक एडॉप्टेड बेटा भी है, और उसका नाम मदन है। और मदन से ये दोनों बच्चे बहुत प्यार करते हैं, और मदन भी इन्हें बहुत प्यार करता है। वो दोनों बच्चे मदन को मामा बुलाते हैं। तो एक दिन हम देखते हैं कि कुछ बदमाश गुंडे जो है वो स्कूल की बस को अपने कब्जे में कर लेते हैं, जिनमें वो 2 बच्चे भी मौजूद थे। और जब ये लोग इन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर मदन की एंट्री हो जाती है, मतलब उन दोनों बच्चे के मामा की। जिसके बाद मदन इनकी खूब पिटाई करता है और सारे बच्चे को यहाँ से आसानी से बचाकर ले जा लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि राधिका और उसकी फैमिली उस गाँव में पहुंच जाती है जहाँ पर इनकी कुल देवी है। ये लोग एक घर में रुकते हैं, और वो घर किसी महल से कम नहीं था। यहाँ इस घर का जो मालिक है वो बहुत ही गरीब टाइप का दिखता है, और वो लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये घर उसी का है या फिर किसी और का। तो जो घर का मालिक होता है वो इन्हें पूरे घर को दिखाता है और कहता है घर के दक्षिण तरफ जाना मना है, क्योंकि वहां पर साफ सफाई नहीं हुई है, इसलिए वहां पर मत जाना। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि मदन अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ पर आ गया था, क्योंकि राधिका ने इनके घर तक खबर पहुंचा दी थी। जिसके बाद मदन अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ पर आता है, और हवेली में घुसते ही उसकी मुलाकात होती है राधिका के भाई से, जो कि उनसे ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि राधिका भी उनसे ठीक ढंग से बात नहीं कर रही थी। राधिका तो ये चाहती है कि ये लोग यहाँ चुपचाप पूजा कराए और तुरंत ही यहाँ से निकल जाए, लेकिन मदन बहुत अच्छे से जानता है कि इन लोगों को एक साथ कैसे करना है, क्योंकि वो घर को जोड़ने में एक्सपर्ट है। सबसे पहले मदन पूरी फैमिली के बैकग्राउंड को चेक करता है कि इस फैमिली में कौन कैसा है और इन्हें किस तरह से सुधारा जा सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि फैमिली के सारे लोग जो है वो कुल देवी के मंदिर जाने लगते हैं, लेकिन उन दोनों बच्चों के साथ राधिका की फैमिली मदन को नहीं ले जाते हैं। तो वो दोनों बच्चे भी उनके साथ नहीं जाते हैं, लेकिन अभी तो वो सिर्फ मंदिर को चेक करने के लिए जा रहे थे, इसलिए राधिका की पूरी फैमिली ही चली जाती है। मदन और उसके बच्चों को नहीं ले जाते हैं। जब राधिका की फैमिली उस जगह पर पहुंचती है तो वो यहाँ पर एक अघोरी बाबा को देखते हैं, और वो यहाँ पर ये भी देखते हैं कि मंदिर के पास बहुत ज्यादा गंदगी है और बहुत सारी झाड़ियां हैं, इन्हें पहले साफ करनी होगी। और थोड़े आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर उनकी मुलाकात एक पंडित से होती है, और वो पंडित इनसे कहता है आप इस मंदिर को साफ करवाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे साफ करवाने की कोशिश की तो वो सबको मार देगी। तो राधिका ने यहाँ पर कुछ लोगों को लगाकर इस मंदिर को साफ सफाई का ठेका दे दिया था। मंदिर की साफ सफाई होने लगी थी, जिसके बाद ये सभी लोग अपने घर पर आते हैं। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस पंडित जी ने ऐसा क्यों कहा। अब सभी लोग घर आ जाते हैं, और जब रात हो जाती है तो अचानक से यहाँ पर कुछ सुपरनेचुरल चीजें होने लगती है। सभी को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो रही है। तब इस घर का मालिक राधिका की फैमिली को बताता है कि 17 साल पहले भी सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, और फिर एक मौत का तांडव हुआ था। अगली सुबह हम देखते हैं कि राधिका का भाई जो है वो राधिका के
नाती और नातिन को बहुत मारता है क्योंकि वो लोग राधिका के पास सोने के लिए चले गए थे क्योंकि रात का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए वो डर के मारे राधिका के पास चले गए थे। जिसके बाद वो दोनों बच्चे राधिका से कहते हैं कि रात को हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था और आप जो है वो हमारी मम्मी की तरह लगती है, इसलिए हम आपके पास सोने के लिए चले गए थे। ये सुनने के बाद तो राधिका का दिल पिघल जाता है और उन दोनों बच्चों को वो एक्सेप्ट कर लेती है और साथ ही इस फैमिली ने मदन को भी एक्सेप्ट कर लिया था। अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया था, तभी उनके घर पर एक आदमी आता है और वो यहाँ पर राधिका को बताता है कि जिन लोगों को आपने मंदिर की साफ सफाई के लिए रखा गया था उनमें से 2 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से एक की मौत करंट लगकर हुई है तो दूसरा पानी में डूब गया है। इसलिए वो आदमी कहता है कि आप उस मंदिर की साफ सफाई ना कराएं और आप जहां से आए हैं वहां वापस चले जाएं, वरना यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब अगले दिन राधिका उस पंडित जी से मिलने के लिए जाती है। वो पंडित राधिका को बताता है इस मंदिर में चंद्रमुखी का भूत है और जो भी इसे साफ करने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। आपने 10 लोगों को काम पर लगाया था, उनमें से 2 लोगों की जान चली गई है और 8 लोग भाग गए हैं और डर के कारण अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो कि इस मंदिर को साफ कर पाएगा। ये सुनने के बाद मदन यहाँ पर आता है और वो ठान लेता है कि वो ही इस मंदिर को साफ करके रहेगा क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगता है कि जिन 2 लोगों की जान गई है उन्हें चंद्रमुखी ने मारा है, क्योंकि एक को हार्ट अटैक आया था और दूसरे ने गीले हाथों से बिजली के तारों को पकड़ लिया था, इसलिए करंट लगने की वजह से उसकी भी मौत हो गई। जिसके बाद मदन खुद ही इस मंदिर को साफ करने लगता है और मंदिर की सारी झाड़ियों को आग लगा देता है और इस मंदिर को पूरी तरह से साफ कर देता है। लेकिन तभी वहाँ दूर एक अघोरी बाबा ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था। वो पूरी तरह से हैरान था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो असंभव है। तब यहाँ पर उस अघोरी बाबा को मालूम चलता है कि इसे तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और उसे लगता है कि वो वापस लौट आया है। अब घर पहुंचने पर रात होते ही घर का माहौल और भी ज्यादा बिगड़ने लगता है। तब इस घर का जो मालिक होता है वो सभी को चंद्रमुखी की स्टोरी बताता है। बहुत सालों पहले ये चंद्रमुखी का राज हुआ करता था, लेकिन एक दिन इसे राज पर दूसरे राजा की नजर पड़ गई। उसने इस राज पर हमला किया और इस राज को अपने कब्जे में कर लिया। उस राजा का सबसे भरोसेमंद सिपाही बेटिया था और जब एक दिन राजा ने यहाँ पर चंद्रमुखी को देखा तो वो उसके प्यार में पागल हो गया। उसने तुरंत ही बेटिया को यह ऑर्डर दिया कि वो तुरंत ही चंद्रमुखी को मेरे पास लाए। ये सुनने के बाद यहाँ पर बेटिया जो है वो चंद्रमुखी को लेने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन यहाँ पर बेटिया ने जब चंद्रमुखी को देखा तो उसे भी उससे प्यार हो जाता है और अब वो किसी भी हालत में चंद्रमुखी को पाना चाहता है। इस वजह से राजा और बेटिया के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो जाती है। बेटिया ने सिर्फ और सिर्फ चंद्रमुखी के लिए पूरी की पूरी सेना से पंगा ले लिया था, लेकिन आखिर में जीत होती है बेटिया की, क्योंकि उसने राजा को मार दिया था। जिसके बाद बेटिया जो है वो चंद्रमुखी को कुल देवी के मंदिर ले जाता है। वहां जाने पर चंद्रमुखी उसे बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है और वो उसी से शादी करेगी और अगर तुम मुझे जबरदस्ती पाने की कोशिश करोगे तो मैं अपने आप को मार दूंगी। ये सुनने के बाद यहाँ पर बेटिया को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर चंद्रमुखी और चंद्रमुखी के आशिक को जान से मार देता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बेटिया को बहुत ही अजीब लगने लगता है और उसे भी एक सांप काट लेता है, जिस वजह से बेटिया की भी जान चली जाती है। अब कुछ दिनों के बाद हम पुजारी जी को देख पाते हैं जो कि हवेली आ चुके थे और वो इस हवेली को देखकर बताते हैं कि इसी घर में से किसी एक इंसान के अंदर चंद्रमुखी का भूत है और चंद्रमुखी ने उसे पूरी तरह से बस में करके रखा है। इसलिए वो यहाँ पर एक पूजा करवाते हैं और एक सर्कल बनाते हैं। बारी बारी से सभी को सर्कल में लाकर खड़ा करते हैं और यहाँ पर सभी को मालूम चलता है कि दरअसल में राधिका की जो छोटी लड़की है दिव्या, जो कि चल नहीं सकती, व्हील चेयर पर है, उसी के अंदर चंद्रमुखी का साया है और उसे पूरी तरह से बस में किया गया है। लेकिन इस वजह से अब दिव्या चल फिरने लगी थी, लेकिन चंद्रमुखी ने सबसे कहा था कि आपने कुल देवी के मंदिर को साफ सफाई करवा कर बहुत ही गलत किया है और अब वो सभी को जान से मार डालेगी। तो अब दिव्या ठीक हो जाती है और वो अगले ही दिन कुल देवी के मंदिर जाने लगते हैं और इस कार को ड्राइव कर रही होती है दिव्या और दिव्या के साथ बैठे हुए थे राधिका और उसके नाती और नातिन। लेकिन यहाँ पर दिव्या जो है वो उस कार को एक अनजान जगह पर ले जाती है और जब खाई से कुदाने ही वाली होती है तभी उसे मालूम चलता है कि बेटिया वापस आ चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि दरअसल में मदन जो है वो बेटिया के उस रूम में जाता है जहाँ पर कि बेटिया का सिंहासन था। जैसे ही मदन बेटिया के सिंहासन पर बैठता है तो उसके अंदर बेटिया आ जाता है और ये बात तुरंत ही चंद्रमुखी को मालूम चल
जाती है और ये बात उस अघोरी बाबा को भी मालूम चल जाती है कि बेटिया और चंद्रमुखी के भूत वापस आ चुके हैं और अब एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि चंद्रमुखी बेटिया को किसी भी हालत में मार कर रहेगी। तो अघोरी बाबा ये बात तुरंत ही पुजारी जी और पंडित जी को बताते हैं और उनसे कहते हैं कि अब बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। अब वो दिन भी आ जाता है जब दुर्गाष्टमी थी और यहाँ पर कुलदेवी की पूजा होनी थी। यहाँ पर राधिका की पूरी फैमिली मौजूद थी और सभी लोग पूजा करवाने वाले थे, लेकिन तभी हम यहाँ पर चंद्रमुखी के भूत को देख पाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पर बेटिया को भी देख पाते हैं। उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बुरी तरह से टूट पड़ते हैं और लड़ाई करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बस मारना चाहते हैं। लेकिन चंद्रमुखी यहाँ पर बेटिया के ऊपर पूरी तरह से हावी थी, क्योंकि वो इस पल का हजारों सालों से इंतजार कर रही थी। तभी यहाँ पर बेटिया जो है वो एक पर्दे में छिप जाता है और तभी चंद्रमुखी यहाँ पर बेटिया की गर्दन को काट देती है और उसे जान से मार देती है। और फिर जैसे ही चंद्रमुखी का बदला पूरा होता है वो दिव्या के शरीर को छोड़ देती है और बाद में हमें मालूम चलता है कि दरअसल में चंद्रमुखी ने जिस इंसान को मारा है वो मदन नहीं था, बल्कि वो अघोरी बाबा था। दरअसल में उस अघोरी बाबा को ये श्राप था कि उसे मौत तब तक नहीं आएगी जब तक कि चंद्रमुखी उसे न मारे। इसलिए उस अघोरी बाबा ने प्लान बनाया था पुजारी और पंडित जी के साथ मिलकर और मदन के साथ मिलकर। तो यहाँ पर वो अघोरी बाबा श्राप मुक्त हो जाता है और चंद्रमुखी ने भी दिव्या के शरीर को छोड़ दिया था और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।